हेलो गाइस, वेलकम टू टीच एंड टॉक। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर के बारे में। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं इस चैप्टर के टाइटल के ऊपर, जैसा कि हम हर बार करते हैं। टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका एग्जैक्ट हिंदी जो मीनिंग होता है वो है एक महिला का शब्द चित्र। शब्द चित्र का सेंस ये है कि आप किसी कैरेक्टर को, किसी चीज़ को, किसी जगह को शब्दों के माध्यम से उसका बखान करते हो, उसकी विशेषताएं बताते हो, उसके गुण अवगुण बताते हो। वर्ड्स का यूज़ करके आप उसको प्रेजेंट करते हो, कोई भी चीज़ को, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है। तो पोर्ट्रेट हमेशा के लिए ये नहीं होता। इस चैप्टर के अंदर इसका ये मतलब लिया गया है। एक्चुअल में पोर्ट्रेट देखा जाए तो एक आपकी कोई फ़ोटो होगी, उसको आपने अच्छे से एडिट करके बढ़िया पोस्टर बना के लगा दिया दीवार पे, तो वो भी पोर्ट्रेट होगा। पर यहाँ पे पोर्ट्रेट का अर्थ शब्द चित्र के रूप में लिया गया है। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट समझ में आ गया। अब ये लेडी कौन है, ये महिला कौन है इसमें? तो इस चैप्टर में ये महिला है खुशवंत सिंह, जो ऑथर हैं उनकी दादी माँ। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी दादी के साथ जो उनके रिलेशंस थे, जो उनकी दादी का कैरेक्टर था, जो उनका चरित्र की विशेषताएं थी, जो उनके गुण अवगुण थे और उनकी क्या दिनचर्या थी, वो कैसे लगती थी, इन सब बातों के बारे में खुशवंत सिंह ने चर्चा की है। तो ऑथर चैप्टर की स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मेरी जो दादी है वो हर एक बूढ़ी महिला, हर दादी के समान है। 20 सालों से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो वो बूढ़ी और झुर्रियों वाली, एकदम बूढ़ी सी दिखने वाली एक औरत है। उनमें कोई तरीका परिवर्तन या कोई तरह का बदलाव नहीं आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक टाइम में जवान थी और बहुत सुंदर और आकर्षक दिखती थी, इनके एक पति भी हुआ करते थे, पर मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। लेखक का कहना ये है। ये बड़ी बात व्यंग्यात्मक लगती है, क्योंकि लेखक बोलता है कि आगे वाले रूम में, हमारा जो गेस्ट रूम है, उसके अंदर मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट है। मतलब वहाँ पे उनका एक फ़ोटो है जिसके अंदर दादाजी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उनकी उम्र 100 साल की हो, और उनके चेहरे के ऊपर वाइट कलर की दाढ़ी ढकी हुई है, सिर के ऊपर उनके पगड़ी पहनी हुई है, टर्बन पहनी हुई है। तो उनको लगता है कि ये दादाजी, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी कभी पत्नी नहीं हुई होगी, इन्होंने कभी शादी नहीं की होगी। ये ऐसे लगता है इस उम्र में बस इनके पोते पोते ही होंगे। ये बात भी बड़ी व्यंग्यात्मक लगती है, पर ऑथर ने ऐसा कहा है ये बताने के लिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी दादी की जवानी और मेरे दादा के मिजाज को। तो आगे हम चलते हैं इस स्टोरी के अंदर। ऑथर बोलता है अपनी दादी के बारे में कि हम, मेरी दादी हाइट में छोटी थी, थोड़ी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर, पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ, तिरछी रेखाएं, इस तरह के स्ट्रक्चर था उनके चेहरे पे। मतलब एक आप एज्यूम इमेजिन कर सकते हो। ज़्यादा इसको शब्दों में मैं अगर डिफाइन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि भाई किस टाइप का हो सकता है। एक आप बूढ़ी औरत को इमेजिन करो अपने माइंड में, अपनी दादी को इमेजिन कर लो, है ना। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर उनकी दादी का था, और उनको लग रहा है कि उनकी दादी में कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। लेखक को लग रहा है वो 20 साल से जैसी थी वैसी ही है, वो कभी अट्रैक्टिव रही नहीं होगी। सुंदर, हाँ सुंदर अवश्य रूप से थी, पर अट्रैक्टिव नहीं रही होगी। वो हमेशा एक हाथ हमारा कमर पे रखती थी और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला फैला करती थी। दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती थी और एक हाथ उनका कमर पे रहता था, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। और उनकी चलने की स्टाइल लंगड़ा कर चलती थी। हम देख सकते हैं हमारे बूढ़े लोगों को जो पूजा पाठ करते हैं, अब एक कमर पे हाथ रखते हैं, लंगड़ाते लंगड़ाते हुए चलते हैं धीरे धीरे। उस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहे लेखक यहाँ पे। उनके बाल सफ़ेद कलर के थे, जो हमेशा ही होते, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके चैप्टर के अंदर बताया गया। अब उन्होंने इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे वर्ड्स का उपयोग करके डिफाइन किया है, जो आपका एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। कि वो बता रहे हैं कि मेरी दादी पर्वतों के समान जो वातावरण होता है, मतलब जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होता है, वहाँ पे जो वातावरण होता है एकदम शांत, संतोष से भरा, कंटेंटमेंट वाला वातावरण होता है, वैसा व्यवहार उनकी दादी का है। मतलब उनकी दादी बहुत शांत, सौम्य और संतोष से परिपूर्ण है। उनके जीवन में बहुत ठहराव है।
उनके लेखक के अकॉर्डिंग उनकी दादी का इस तरह का व्यवहारगत जो कुशलता है उनकी दादी की, वो ये है। फिर लेखक बोलता है, मैं और मेरी दादी एक बहुत अच्छे मित्र थे। जब लेखक छोटा था तो उनके लेखक के माता पिता ट्रांसफ़र हो गए कहीं बाहर सिटी एरिया के अंदर कुछ बिजनेस और के कामकाज से, और उन्होंने लेखक को उनकी दादी के यहाँ छोड़ दिया। तो लेखक उस टाइम बहुत छोटा था। जब वो स्कूल जाता तो सुबह सुबह उसकी दादी उसको उठाती, लेखक को, और उठा के उनको नहलाना धुलाना, एकदम छोटे बच्चे जैसे केयर करते वैसे केयर करना। आपकी दादी ने आपकी की होगी कभी। और उन लेखक के लिए सुबह नाश्ता बनाना, मतलब जो बासी रोटी होती है उसके ऊपर बटर लगा के वो नाश्ता करता था लेखक। और स्कूल के लिए उन लेखक के स्कूल के लिए उनकी दादी एक जो इंक पॉट होता है वो और स्लेट येलो कलर की वो पैक करके एक झोले में बांध के देती थी। और दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, क्योंकि जो स्कूल और जो गांव का मंदिर था वो आपस में सटे हुए थे। एक तरफ गांव का मंदिर, उसकी एक ही दीवार के अंदर स्कूल लगती थी। तो लेखक की दादी सुबह सुबह मंदिर जाया करती थी और उनके साथ ही वो स्कूल के लिए जाया करता था। लेखक की दादी साथ में बासी रोटियां जो कुत्तों के लिए लेके चलती थी, तो रास्ते में कुत्तों को मिलते टाइम वो रोटियां भी दे देते थे। और चलते चलते मंदिर पहुंचे तो मंदिर के अंदर जो पुजारी था वो लेखक को वर्णमाला और प्रार्थना करना सिखाता। दादी वहाँ प्रार्थना करती रहती, माला फेरती रहती, और लेखक अपनी पढ़ाई करता रहता। जैसे ही स्कूल और मंदिर का टाइमिंग ख़त्म होता वो दोनों साथ साथ में घर की ओर चल देते। और रास्ते में कुत्ते होते वो भौंकते भौंकते उनके बुश पीछे आ जाते, क्योंकि उन्होंने रोटियाँ फेंकी थी तो वो और रोटियाँ लेने की उम्मीद में उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो घर पहुंचने के बाद ये शेड्यूल रहता था भाई, उसकी दादी उसकी केयर करती थी। और उनकी जो लेखक का होमवर्क होता था स्कूल का, उसके अंदर भी उसकी दादी बहुत हेल्प किया करती थी उसकी, क्योंकि उस टाइम धर्म ग्रंथों की स्टडी होती थी गांव की स्कूलों में। गुरुकुल में पढ़ता, मंदिर के पास स्कूल की, तो पूरा माहौल वो मंदिर वाला ही था। तो धर्म ग्रंथों की स्टडी, तो संस्कृत की स्टडी होती थी, तो उसकी दादी उसके अंदर उसको हेल्प किया करती थी। पर उसकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट जब आया, जब लेखक के माता पिता पूरी तरह से सेटल हो गए सिटी के अंदर, तो उन्होंने लेखक को और उनकी दादी को दोनों को सिटी में बुला लिया। अब सिटी में बुलाने के बाद में क्या हुआ, तब लेखक ठीक ठाक बड़ा हो गया था, मतलब 13-14 साल का एक टीनेजर हो गया था। सिटी में बुलाने के बाद में लेखक की और उनकी दादी की मित्रता में थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई। लेखक और दादी में मित्रता में कमी यूँ आने लगी, लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाने लगा, जहाँ पे पश्चिमी सभ्यता की जो वेस्टर्न कल्चर ऑफ एजुकेशन जो हमारे पूरे इंडिया में चल रहा है अभी, उसकी टीचिंग करवाई जाती थी। मतलब जो वेस्टर्न फिलोसफी है, मतलब जैसे गुरुकुल होता है वहाँ पे तो क्या होता है, संस्कृत का अध्ययन होता है, मंत्रोच्चारण होता है, ये सब कुछ होते हैं। पर हमारे स्कूल्स में क्या होता है, एकदम कॉन्वेंट टाइप सिस्टम है, हर चीज़ इंग्लिश के अंदर, हर चीज़ मतलब एक पैटर्न के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, हर चीज़ इंग्लिश मीडियम में चल रही है ये सब। तो इस टाइप की स्कूल में लेखक चला गया। तो लेखक रोज़ दादी के साथ भी नहीं जाता था, क्योंकि स्कूल बहुत दूर थी। बस के अंदर जाता था, बस के अंदर आता था, और स्कूल के अंदर उसके अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीखता, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, फिजिक्स की बातें, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें वो आके दादी को बताता। तो दादी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो दादी उसके होमवर्क के अंदर जो पहले बहुत हेल्प किया करती थी, अब कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी। तो दादी कभी कभी उससे पूछती, तेरे को आज क्या पढ़ाया? तो एक दिन लेखक ने कहा कि आज मेरे को म्यूज़िक सिखाया गया स्कूल के अंदर। तो दादी ने म्यूज़िक को, जो वैश्याएँ होती है उनका काम कहा, कि ये जो म्यूज़िक वाला काम है, जो संगीत है, ये हमारे जो सभ्य लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों का काम नहीं, ये वैश्याओं की प्रजाति वाले लोगों जैसे लोगों के लिए उपयोगी है म्यूज़िक। उसकी दादी ने म्यूज़िक की आलोचना की कि म्यूज़िक उनकी दादी के अकॉर्डिंग एक सही चीज़ नहीं थी। इसका एक वर्ड एग्जैक्ट हेरलोट्स बोलते हैं जिनको, वो आपको मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगा तब ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद के अंदर लेखक चलता है कि भाई उसकी स्कूल एजुकेशन भी पूरी हो गई, तो दादी का दिन ऐसे निकलता था। पहले तो दादी अपने पोते के साथ में पूरा दिन गुजारा, दादी दिन भर अपने जो चरखा था उसको काटती थी, या फिर जो चिड़िया थी उनको रोटियां दे देती। ऐसे करते करते पूरा दिन गुजरता। उसके बाद में जब लेखक और बड़ा हुआ तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया, और 5 साल के लिए उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना था, जिसको बाहर जाना था। तो बाहर जाने वाले टाइम फिर दादी आई स्टेशन पर छोड़ने उसको, स्टेशन पे छोड़ने। और
कुछ भी बोली नहीं उसकी दादी, एकदम चुपचाप हाथ में माला, वही मन मन में प्रार्थना का जाप कर रही है अपने और माला फेर रही थी। लेखक को एकदम हंसी खुशी छोड़ना ही। लेखक 5 साल के लिए गया, वापिस आया तो दादी वापस लेने भी गई और एकदम एकदम मंत्रमुग्ध होके चुपचाप कुछ भी नहीं बोली, एकदम गले से लगा लिया अपने पोते को और घर लेके आ गई। जब वो 5 साल के बाद लौटा तो उसकी दादी ने आसपास की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और एक फटा पुराना ड्रम लेके आई, और जो बहुत योद्धा जीत के आते हैं तब जो गाने बजाते हैं, और जीतने के बाद में विक्ट्री सेलिब्रेशन के अंदर जो सॉन्ग चलते हैं वो गाने शुरू कर दिए, पीठ थपथपाने शुरू कर दिए ढोल को। तो पूरी रात उसने ऐसे स्वागत किया उस अपने पोते का। फिर उन्होंने सब ने उनकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए, भैया इतना करेंगे तो ये थक जाएंगे कर जाएंगे, इनको कैसे ही करके उनके एक्साइटमेंट को लो डाउन किया। उसके बाद में एक दिन, वो पहली रात थी जब वो उसकी दादी एन्जॉयमेंट कर रही थी कुछ तरह का, अपने पोते का एंटरटेनमेंट कर रही थी। उससे पहले कभी उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की थी। तो उस रात को उन्होंने माला नहीं फेरी थी, जो उनका डेली का रूटीन था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। अपनी लाइफ में पहली ऐसी रात आई थी। उसी के अगले दिन उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी, मतलब एकदम अजीब सा होने लगा बॉडी के अंदर और तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। तो उनको पहले ही एहसास हो गया कि अब मेरी मौत निकट आने वाली है। तो उन्होंने अपने पोते को और घर वालों को सबको बता दिया कि आप मेरे पास मत आना, उन्होंने मैं पहले ही अपने आप को भविष्य देख लिया था कि अब मेरा समय आ चुका है, अब मेरे को अकेला छोड़ दो। कि मैंने कल प्रार्थना छोड़ दी मेरे जीवन में पहली बार, अब मैं अंतिम क्षणों में ये नहीं चाहती कि मैं मेरी प्रार्थना करना छोड़ूं। तो उन्होंने सबको साइड में कर दिया और अपनी माला जपती रही। माला जपते जपते उनकी एकदम चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बंद हो गई और लेखक और उसकी मम्मी वगैरह सब मायूस हो गए। एकदम पूरा शांति का वातावरण छा गया पूरे घर के अंदर। फिर लाल कपड़े में लपेट के उनकी दादी को आंगन के अंदर ला के रख दिया गया, जैसा कि हमारे रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जिन चिड़ियाओं को, जिन कुत्तों को दादी रोटियां दिया करती थी, जिन चिड़ियाओं को मतलब खाना खिलाया करती थी, वो चिड़ियाँ उनके ऊपर आके बैठ जाती थी, आसपास घूमती रहती थी। एकदम उनका दादी का और चिड़ियाओं के साथ में, पक्षियों के साथ में बहुत प्रेमपूर्ण संबंध हुआ करता था। दादी पूरे दिन यही काम करती थी। तो जैसे दादी की मृत्यु हुई और लेखक और उसके पापा और सब कफन वगैरह जो कर्म कांड क्रिया कांड करते हैं उसका सामान लेने गए, तो उस टाइम जितने भी पक्षी थे, चिड़ियाँ वगैरह, सब दादी की जो डेड बॉडी थी उसके पास में आके एकदम चुपचाप बैठ गए। तो लेखक और उसकी माँ, लेखक जब आया वापस तो वो देख रहे थे उस पूरे दृश्य को, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में कितना अच्छा संबंध था दादी का इनके साथ में, कितना भावनात्मक जुड़ाव था। तो लेखक की मम्मी ने रोटियां फेंकनी शुरू की तो किसी चिड़िया ने रोटियां एक्सेप्ट ही नहीं की, किसी ने खाई नहीं। मतलब एकदम वो सब भी ऐसे लग रहा था कि जैसे शोक के माहौल में घुली हुई और शोक प्रदर्शित कर रही हो दादी की मृत्यु का। तो वो रोटियां वहाँ पे पड़ी थी, किसी ने नहीं खाया और अगले दिन वो काम करने वाले ने झाड़ू के अंदर रोटियों को लेके कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर की पूरा जो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अंत होता है। इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की आपको इसके एक एक पॉइंट के साथ में जोड़ने की, और हमारे पास में कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स चैप्टर से ये आते हैं कि लेखक की दादी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, वो एक गुणवान लेडीज़ थी और पक्षियों के साथ उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। अपने पोते का लालन पालन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया था और उन्होंने अपने अंत को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। और वो हमेशा धार्मिक ग्रंथों से जुड़ाव रहती थी और म्यूज़िक उनके लिए एक मतलब एक सभ्य साधन नहीं था उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक। तो ये 5 पॉइंट्स हम उनकी दादी के अकॉर्डिंग, दादी के व्यू से ले सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्कूल ऑफ ऑथर। कि आप ऑथर की स्कूल के बारे में क्या जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल क्या था, टेम्पल से सटा हुआ था। टेम्पल और स्कूल दोनों आसपास में थे। वहाँ पे जो पंडित था, विद्वान था, वो उनको वर्णमाला सिखाया करता था, ऐसा वैसा कुछ। इसकी थ्योरी मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखी है, आप देख सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर टेक हर लास्ट ब्रेथ। दादी ने अपनी अंतिम सांस किस प्रकार ली थी। जैसे उन्होंने बताया था, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरी मौत अब निकट ही है, और वो माला फेरते फेरते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जैसा हमने देखा था जिस एंड ऑफ द चैप्टर में था। ये देख सकते हैं, इसकी थ्योरी भी मैंने दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईवी ऑफ ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड।
जब लेखक विदेश से लौटने के बाद शाम को दादी माँ ने क्या किया, विदेश से जब लौटा वो, तो शाम को उस रात को दादी माँ ने क्या किया, जब लोग, आपको पता हो तो 5 साल के लिए लेखक बाहर पढ़ने गया था विदेश में अपनी डिग्री लेने के लिए। जब वो 5 साल बाद वापस आया तो मैंने आपको बताया था वो पहली रात ऐसी थी जब दादी माँ ने माला फेरनी छोड़ दी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके उन्होंने एंटरटेनमेंट किया था और स्वागत किया था अपने पोते का उस रात को। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आपकी थ्योरी स्क्रीन के ऊपर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो लेखक ने, आपको पता होगा मैंने बोला कि ये उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था, जब उसके माता पिता लेखक और उनकी दादी को शहर लेकर शिफ्ट करने के लिए, और लेखक एक अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में पढ़ने लगा, तो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप का जुड़ाव था वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमेशा टीच एंड टॉक को मेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन नहीं प्रेस करते तो उसका कोई पॉइंट नहीं रहता। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ मिलेगी। तो मैं RBSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, गुजरात बोर्ड, इन सब के ऊपर इंपॉर्टेंट टिप्स, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर के अंदर, वो सब की सारी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।